वायु भवन के मांत्रिक ने आकर एक बार फिर अधीश को मुसीबत से निकाल लिया था, लेकिन कब तक अधीश अपने आप को जोखिम में डालता रहेगा? अधीश यहां एक उद्देश्य लेकर आया था और अब इस अनचाही मुसीबत में फंस चुका है। क्या होने वाला था इसका परिणाम? वर्धमान के आते ही वलायन, द्रोण और उनकी सेना का नायक जिस तरह से वहां से चुपचाप खिसक गए, उसे देखकर ही अधीश को वायु भवन की ताकत का अंदाजा हो गया था। वास्तव में वायु भवन कुर्दमान द्वीप का सबसे शक्तिशाली दल था। अधीश ने राहत की सांस ली। एक बार फिर अधीश के सामने वायु भवन के मांत्रिकों की एकता की शक्ति स्पष्ट हो चुकी थी। हो सकता है कि वायु भवन का यह व्यवहार बाहरी लोगों के लिए अनुचित और अत्याचारी लग रहा हो, लेकिन अधीश वायु भवन के सदस्यों के साथ स्नेह और सुरक्षा की अतुलनीय भावना महसूस कर रहा था। बूढ़ा मांत्रिक वर्धमान आगे बढ़ा और वर्धन और बाकी मांत्रिकों को आजाद कर दिया। इसके बाद वो अधीश, बेला और भद्रक के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आप सभी वायु भवन में शामिल होने वाले हैं। अब आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ पूरा वायु भवन दल खड़ा हुआ है। अब कुर्दमान द्वीप पर कोई भी आपके ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि वो दुष्ट नायक भले ही भयंकर और शातिर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसमें आप में से किसी को भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। वो पहले भी एक बार वायु भवन के साथ भिड़ने की गलती कर चुका है और उसका फल भोग चुका है। अधीश ने वर्धमान को धन्यवाद कहा और बेला और भद्रक ने भी आभार व्यक्त किया। वर्धमान ने गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण आवाज में कहा, चलिए अब मैं आपको वायु भवन ले चलूं। अधीश ने सर हिलाकर स्वीकृति दे दी और वर्धमान के पीछे चल पड़ा। बूढ़ा मांत्रिक भीड़ में से जगह बनाता हुआ अपने साथियों को लेकर वहां से निकल गया। जल्द ही वे सब वायु भवन पहुंच गए थे। अतिथि कक्ष के पास पहुंचकर वर्धमान ने कहा, मांत्रिक अधीश, मांत्रिक बेला और भद्रक, अब आप सभी आराम कीजिए। आज आप सब काफी थक गए होंगे। कल रसजीव के साथ मुकाबला करके आप वायु भवन में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। वर्धमान के जवाब में अधीश सिर्फ मुस्कुरा दिया। मांत्रिक वर्धमान को शायद अभी अधीश की स्थिति का पता नहीं था। वो इस बात से भी अनभिज्ञ था कि अधीश ने पहले ही चौथे स्तर के रसजीव को हरा दिया था और अब अधीश अगले मुकाबले के लिए औषधि तैयार कर रहे 5वीं श्रेणी के मांत्रिक सकवारा के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वर्धमान ने आगे कहा, कुर्दमान द्वीप पर यदि आप किसी दल में शामिल नहीं हैं तो यहाँ के लोग आपका जीना मुश्किल कर देंगे, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप वायु भवन में शामिल हो जाइए। फिर आप वायु भवन के आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे और कुर्दमान द्वीप समूह पर कोई भी वायु भवन के सदस्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। मांत्रिक वर्धन के लहजे से उनका पूर्ण आत्मविश्वास और आश्वासन प्रकट हो रहा था। हालांकि आज अधीश, भद्रक और बाकी सब लोगों ने अपनी आंखों से वायु भवन के प्रभुत्व को देखा था। सभी ने वर्धमान को एक बार फिर धन्यवाद कहा। इसके बाद वर्धमान जल्दी ही वहां से निकल गया। मांत्रिक वर्धमान ने अधीश से काफी गर्मजोशी से बात की थी। उसे इस युवक मांत्रिक में काफी संभावनाएं नजर आई थीं और वो दिल से चाहता था कि अधीश वायु भवन में शामिल हो जाए। अधीश को उसके कमरे में छोड़कर वो गलियारे में से होकर गुजर रहा था और किसी सोच विचार में डूबा था। तभी वो किसी से टकराया। क्षमा कीजिए मांत्रिक वर्धमान, मैंने देखा नहीं। आप यहां क्या कर रहे हैं? टकराने वाले व्यक्ति ने जल्दी जल्दी क्षमा मांगते हुए कहा। वर्धमान ने कहा, मैं नए अतिथियों के पास आया था। तुम क्या रात्रि गश्त पर निकले हो? नीले चोंगे वाले मांत्रिक ने जवाब दिया। नहीं, मैं यहां एक विशेष कार्य से आया था। मुझे मांत्रिक जयेश ने यहां भेजा है। वर्धमान ने सर हिला दिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अधीश को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मांत्रिक अधीश, जल्दी से मेरे साथ चलिए। मांत्रिक सकवारा ने अपनी औषधि की विधि पूरी कर ली है और अब वे आपके साथ मुकाबला करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधीश ने उसे स्वीकृति दे दी और उसके साथ चल दिया।
एक बड़े बरामदे में अनेक मांत्रिक बैठे हुए थे और शायद उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अधीश ने देखा कि मांत्रिक वर्धमान भी वहां पर है और मांत्रिक जयेश उन्हीं के पास बैठा हुआ है। अधीश को देखकर वर्धमान चौंक पड़ा। उसने जयेश से पूछा, क्या अधीश ने ही मांत्रिक सकवारा को चुनौती दी है? जयेश ने उत्तर दिया, जी महाशय, मांत्रिक अधीश ही मांत्रिक सकवारा के साथ मुकाबला करने वाले हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? वर्धमान ने कम शब्दों में आज की पूरी घटना जयेश को बता दी और उसने भी दांतों तले उंगली दबा ली और बोला, यदि आज मांत्रिक अधीश जीत गए तो यह पूरे वायु भवन के लिए एक बड़ा झटका होगा। वर्धमान ने कहा, झटका नहीं जयेश, यह तो एक उपलब्धि होगी। आखिर अधीश भी अब वायु भवन का सदस्य बनने जा रहा है। उधर देवेन इन दोनों से कुछ दूरी पर बैठा मुकाबला शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। दिशा भी उसके साथ ही थी। दिशा ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है देवेन, कौन जीतेगा ये मुकाबला? देवेन ने कहा, अधीश को मैंने शिशु दानव से वीरतापूर्वक लड़ते और जीतते हुए देखा है, लेकिन मांत्रिक सकवारा भी कम शक्तिशाली नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। दिशा ने कहा, हां, इसीलिए ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। देवेन ने कहा, खैर कोई भी जीते, अधीश को वायु भवन का सदस्य तो बना ही लिया जाएगा। इतने में बेला और भद्रक भी वहां चले आए। अधीश को बुलाने आए मांत्रिक की बात उन्होंने सुन ली थी और ये मुकाबला देखने से वे दोनों खुद को रोक नहीं सके। मांत्रिक सकवारा बरामदे के बीचों बीच खड़ा था। अधीश ने आते ही उसे प्रणाम किया। प्रणाम महाशय, मेरा नाम अधीश पुरोहित है और आपको मेरे कारण प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मुझे खेद है। मांत्रिक सकवारा अधेड़ उम्र का एक मिलनसार और विनम्र व्यक्ति था। उसने अधीश को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा विजयी भव। और तुमने मुझे प्रतीक्षा नहीं कराई अधीश, बल्कि मैं ही औषधि बनाने में व्यस्त था। तो अब तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? मैं देखना चाहता हूं कि एक प्रथम श्रेणी का मांत्रिक कितना कुशल है, जिसकी प्रशंसा पूरे वायु भवन के मांत्रिक कर रहे हैं। अधीश ने विनम्रता से सर झुका दिया और मांत्रिक सकवारा के इशारे पर उसके पीछे चल पड़ा। बरामदे के एक किनारे पर एक कमरा बनाया गया था। रसजीव से युद्ध के समय भी अधीश इसी तरह के और इसी आकार के कमरे में गया था। इस कमरे में कांच की दीवारें थीं, लेकिन फिर भी ये पारदर्शी न होते हुए पारभासी थी। इस कमरे की दीवारों पर बहुत से संकेत चिन्ह बने हुए थे, ताकि मांत्रिकों के हमले कमरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। अधीश और मांत्रिक सकवारा ने एक दूसरे की ओर देखा और शक्तियों को तोला। नजरों का आदान प्रदान किया। मांत्रिक सकवारा ने अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, मैंने सुना है कि आपके पास एक अंधेरी शक्ति का भी मंत्र है। अधीश ने जवाब में बस सर हिलाकर हां कहा और सकवारा बोला, यदि है भी तो ये अभी हाल ही में तुमने विकसित किया होगा, क्योंकि उम्र तो तुम्हारी बहुत कम ही लगती है और शायद ये चतुर्थ श्रेणी या इससे नीचे के मांत्रिक पर ही कारगर होगा। वैसे मेरे पास भी एक अंधेरी शक्ति का मंत्र है, लेकिन तुम निश्चिंत रहना, मैं यहां सिर्फ तुम्हारी क्षमताओं का मूल्यांकन करने आया हूं, इसलिए इस शक्ति का प्रयोग मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं करूंगा। इस तरह मांत्रिक सकवारा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अधीश की अंधेरी शक्ति उनके 5वें स्तर के रक्षात्मक मंत्रों के खिलाफ प्रभावी नहीं होगी। इसका मतलब यह भी था कि यदि अधीश अब विषैली बर्फ का प्रयोग करता है तो उसके लिए सकवारा के खिलाफ जीतना पूरी तरह से असंभव होगा। इसलिए अधीश को उसे हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय अधीश के लिए मांत्रिक सकवारा के सामने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता प्रस्तुत करना ही पर्याप्त था। अधीश ने गहरी सांस ली और अपने मस्तिष्क को एकाग्र किया। वो पहली बार किसी 5वें स्तर के मांत्रिक को सामने से खुली चुनौती दे रहा था। अधीश अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से जानता था। उसकी दोनों अंधेरी शक्तियां, ज्वाला निपात और विषैली बर्फ, केवल 4थी श्रेणी के मांत्रिकों के खिलाफ ही कारगर थी। हालांकि उसके पास स्पंदन भी था, जो इन मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ा सकता था। लेकिन अधीश ने पहले ही योजना बना ली थी कि सकवारा के खिलाफ वो इन मंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि अधीश की योजना अंधज्वार मंत्र के साथ हमला करने की थी।
वो मंत्र स्पंदन की सहायता पाकर चौथी श्रेणी के मांत्रिक को भी गहरे भ्रम में डालने की क्षमता रखता था। वलायन पर अधीश ने अभी कुछ देर पहले ही इस मंत्र का सफल प्रयोग किया था। उस पर भी सबसे शक्तिशाली स्वरूप का प्रयोग तो उसने किया ही नहीं था। इसलिए अधीश कुछ निश्चिंत था कि अंधज्वर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में 5वीं श्रेणी के मांत्रिक के खिलाफ काम कर जाएगा। फिर भी यदि वो असफल रहता है तो सकवारा से जीतना उसके लिए असंभव हो जाएगा। अधीश ने विनम्र लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मांत्रिक सकवारा, मैं शुरू करने वाला हूं। सकवारा ने शांत भाव से उत्तर दिया, बिल्कुल मांत्रिक अधीश, आप शुरू करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। फिर शायद आपको दोबारा ऐसा मौका ना मिले। इस बीच बरामदे में मौजूद बाकी सब मांत्रिक अपनी सांसें रोककर इस मुकाबले को ध्यान से देख रहे थे। अधीश ने पहला वार किया, अंधज्वार। मंत्र पढ़कर उसने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते पूरा पारभासी कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरे में क्या चल रहा था अब ये बाहर वालों को दिखाई नहीं दे रहा था। भीड़ केवल ये महसूस कर सकती थी कि अंतहीन अंधेरे तत्व कमरे की ओर संघनित रूप में एकत्रित हो रहे थे। द्वितीय स्तर का मंत्र, भीड़ में से किसी ने आश्चर्य के साथ कहा। लेकिन अधीश ने तो अपना परिचय एक प्रथम श्रेणी के मांत्रिक के रूप में दिया था, दूसरा बोला। तीसरे ने दोनों को शांत कराते हुए कहा, अभी चुपचाप मुकाबला देखो। भले ही यह द्वितीय श्रेणी का मंत्र हो, लेकिन इसके साथ मांत्रिक सकवारा के सामने खड़े रहना भी असंभव है। इन सभी मांत्रिकों के मन में अधीश को लेकर शंका थी। केवल मांत्रिक वर्धन ही गंभीरता से इस मुकाबले को देख रहे थे। भले ही ये दूसरी श्रेणी का मंत्र था, लेकिन अधीश ने इस मंत्र के भी 3 संस्करण बनाए थे। इसमें भी जो सबसे उच्च स्तर का था, उसके बारे में अधीश को भी नहीं पता था कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। अंधज्वार के असर का अनुमान लगाने के लिए अधीश मांत्रिक सकवारा की ओर ध्यान से देखने लगा। मांत्रिक सकवारा बिल्कुल शांत अपने स्थान पर खड़ा था। उसकी उच्च स्तर की मानसिक क्षमता ने अंधज्वार के भ्रम को निष्क्रिय कर दिया था। फिर सकवारा ने कहा, बहुत अच्छे मांत्रिक अधीश, यदि मैं ठीक से अनुपात लगा पा रहा हूं तो आपके पास एक सहायक शक्ति है, एक ऐसी अंधेरी शक्ति जो मंत्रों की सहायता कर उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। और शायद ये शक्ति स्पंदन है ना मांत्रिक अधीश? सकवारा अधीश से प्रश्न कर रहा था। इसका अर्थ था कि अधीश का पहला वार पूरी तरह से असफल सिद्ध हुआ था। सकवारा के ऊपर अंधज्वर का कोई असर नहीं हुआ था। ये बात चिंताजनक थी। अब क्या करेगा अधीश? क्या उसे अंततः हार माननी पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।